अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया इज डेंजरसली क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। प्रशांत अमन की वीडियो है भाई। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वर्ल्ड फेयर को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जी। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में। हाल ही में यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ गया क्योंकि भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन साहब ने यह कह दिया कि जो अभी जीडीपी ग्रोथ रेट चल रही है भारत की, ये डेंजरसली क्लोज है टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। नाउ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है क्या, ये खतरनाक रूप से हम इसके पास क्यों जा रहे हैं, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सरल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में ये नाम काफ़ी न्यूज़ में है, वो वान थुओंग। आपको बताना है कि ये हाल ही में किस कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सिंगापुर, वियतनाम, जापान या फिर भूटान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। आज के समय आप कह सकते हैं कि कई सदियों के बाद ना भारत का गोल्डन एरा चल रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में। क्योंकि आप सोच कर देखो, 1990 से पहले हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट था ये 4% के आसपास हुआ करता था। उससे पहले हमारा देश गुलाम था, एक कॉलोनी थी ब्रिटिश एम्पायर की। और उस दौरान आप अगर सोच कर देखो तो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था ना, ये 1% भी नहीं हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने इतना बुरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को आप कह लीजिए एक्सप्लॉइट किया, हमारी वर्कफोर्स को एक्सप्लॉइट किया कि यहाँ पे आप देख पाओगे 1900 से लेकर 1945 तक टोटल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा 0.9% के आसपास था। वैसे मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिश राज के दौरान आप अगर देखो तो इंडिया का टोटल जीडीपी जो ग्रोथ था ये 0.55% रहा है। कई सदियों से आप सोच कर देखिए, बहुत ही ज़्यादा खराब समय बताया है इस रीजन की इकोनॉमी ने। और आज भी आप देख लो, बांग्लादेश पाकिस्तान में बुरे हाल है, श्रीलंका का हाल आपको पता है। अकेला इंडिया ही है जिसको आईएमएफ, दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं कि 6.5% से लेकर 7% के आसपास लगातार ग्रो कर सकता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। भारत के इतिहास में ना 1950 से लेकर 1990 ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौर था क्योंकि इस दौरान भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ये 3 चीज़ों पर फोकस थी कि जी सोशलिज्म होगा, सरकार का इंटरफेरेंस, सरकार की दखलंदाजी हर चीज़ में ज़्यादा होगी और हमारी मार्केट्स इतनी ओपन, इतनी लिबरलाइज नहीं होंगी। बाहर की कंपनीज को इंडिया की मार्केट में हम एक्सेस बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो इस दौरान आप अगर देखो ना तो इंडिया का ग्रोथ रेट था 4%। हालांकि बिल्कुल जब भारत आज़ाद हुआ था तब से लेकर 1965 तक हमारा ग्रोथ रेट इससे काफ़ी कम था, मगर ऑन एन एवरेज इतना हमारा ग्रोथ रेट रहा। अब कई लोगों ने ये जो ग्रोथ रेट है ये देखकर सर खुजाया। लोगों ने कहा कि देखो, इंडिया ने इस दौरान कमाल की कंसिस्टेंसी दिखाई है। कंसिस्टेंसी इस बात की थी कि चाहे इंडिया में सूखा पड़ जाए, चाहे इंडिया पे कोई अटैक कर दे, वॉर हो जाए, चाहे कुछ भी हो, इंडिया की जीडीपी स्लोली ऑन एन एवरेज 4% के आसपास ग्रो करती रहती थी। और ये चीज़ देखकर एक इकोनॉमिस्ट थे 1978 में, राज कृष्णा के नाम से, इन्होंने कहा कि ये तो जी इंडिया का हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। लिटरली जो 4% का आंकड़ा है ना ग्रोथ का, इसको एक टाइटल दे दिया गया कि ये है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब ये मत समझ लीजिएगा कि ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कम है इसलिए कह रहे हैं। नहीं, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये रेट ऑफ ग्रोथ कई इकोनॉमिस्ट को सरप्राइज करता था। क्योंकि चाइना ने ना एक टाइम पर 1990 से पहले काफ़ी बार 2% की ग्रोथ रेट, 1% की ग्रोथ रेट देखी। कई कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट बहुत ज़रा क्रैश भी कर गई थी। इंडिया आराम से आप कह लीजिए एक हाथी की तरह आराम आराम से आगे बढ़ता गया ना। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि राज कृष्णा साहब ने जब ये जो टर्मिनोलॉजी है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जब ये कॉइन करी थी, जब ये बनाया था, तब ये इनकी इंटेंशन थी। मगर बाद में ना कई लोगों ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की आलोचना भी करनी स्टार्ट कर दी कि देखिए ठीक है 4% तक ग्रो करते रहे, नॉट गुड नॉट बैड, मगर भारत इसके बियॉन्ड भी जा सकता था। भारत 7% 8% भी ग्रो कर सकता था। और एक बार 1990 के बाद जब चाइना की ग्रोथ रेट आसमान छूने लगी,
चाइना ने 10% 12% भी ग्रो करके दिखाया। रातों रात चाइना की इकोनॉमी कहीं और पहुंच गई। तब इकोनॉमिस्ट ने पीछे मुड़ के देखा कि यार ये हिंदू ग्रोथ रेट ना थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता तो इंडिया और तरक्की कर लेता। अब इस चीज़ को लेकर बाद में पॉलिटिक्स भी हुई। कई लोगों ने कहा कि अगर ग्रोथ रेट हमारा 4% के आसपास था ऑन एन एवरेज तो इसको हिंदू ग्रोथ रेट क्यों कहते हो। कई आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए, वहाँ पर लिखा गया कि ये जी नेहरूवियन रेट ऑफ ग्रोथ था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर ही इंडिया की जो इकोनॉमी है ये चली है एटलीस्ट 1980s तक। हालांकि जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पीएम रहे थे 1964 तक, मगर उनकी पॉलिसीज का इम्पैक्ट आप फील कर सकते हो इवन वेल बियॉन्ड 1970s में। और इस दौरान आप देखो तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी स्थिति इतनी बढ़िया नहीं हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे हम 1990s तक पहुंचे हैं, इंडिया की इकोनॉमी में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली। फिर ऑफ कोर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, नरसिम्हा राव साहब आए और 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया और उसके बाद से हमारी जो इकोनॉमी है लगातार तेजी से ग्रो हुई है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एग्जाम्पल के लिए ये जीडीपी पर कैपिटा का डेटा है, मगर आप नोटिस कर लो ये ब्रिटिश है ना, बिल्कुल आप कह लीजिए लो। फिर इंडिया आज़ाद हुआ, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1980s 90s तक आप देख लो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम ग्रोथ हुई है। फिर अचानक से 1990s के बाद का टाइम आप देखो, अचानक से शूट हुआ ये ऊपर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब लोग जिस जनरेशन में आप हो, जो आप टाइम देख रहे हो इंडिया का, आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो, क्योंकि इससे पहले हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब टाइम देखा है कई सदियों तक। अब ये हमने समझ लिया कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। 4% के आसपास की जो ग्रोथ रेट है उसको अब कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अगेन उस टाइम इसे एक आप कह लीजिए आलोचना वाली टोन में नहीं बोला जाता था, मगर आज के समय जब हम देख रहे हैं 7% ग्रोथ रेट, 8%, 9% के सपने हम देख रहे हैं, उसमें हमें ये 4% ग्रोथ रेट लगती है बड़ी डरावनी। आप में से कोई नहीं चाहेगा कि वापस इंडिया ये 4% ग्रोथ रेट के पास पहुंच जाए। अब ये अलग बात है कि इस ग्रोथ रेट को आप नेहरूवियन ग्रोथ रेट बोलो, हिंदू ग्रोथ रेट बोलो, वो आपकी मर्जी है। नाउ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन साहब ने हाल ही में ये बात बोली कि जो 4% का ग्रोथ रेट है ना, उसके भारत बिल्कुल खतरनाक तरीके से करीब जा रहा है। अब आप यहाँ पर कहोगे ये कैसे हो गया, ये कब हो गया। हम तो सुनते आए हैं कि आईएमएफ कह रहा है कि जी 7%, 6.8% इंडिया ग्रो करेगा। ये 4% की बात कहाँ से आ गई। देखो हम जो बात करते हैं ना कि जी ये 7% ग्रोथ रेट की, ये तो हम बात करते हैं पूरे साल की, साल के 12 महीने की, फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मगर हम काफ़ी बार जीडीपी को ना 3 महीनों में भी देखते हैं कि जी 3 महीनों में क्या ग्रोथ रेट हुई। इसको हम कहते हैं क्वार्टर। टोटल साल में होते हैं 4 क्वार्टर्स, 3 महीनों के। अभी रिसेंटली जो डेटा आया है अक्टूबर से लेकर दिसंबर का, उसमें देखिए रिपोर्ट्स हमको ये कह रही हैं कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है ये कम हो गई है, 4.4% के आसपास आ गई है। अब हालांकि ये देखकर चिंता होती है, मगर पूरे साल में ना आपकी समान ग्रोथ रेट कभी नहीं रहती। कुछ महीने होते हैं उसमें आप प्रोड्यूस करते हो, कुछ महीने होते हैं आप एक्सपोर्ट करते हो। हर क्वार्टर अपने हिसाब से अलग तरीके से आगे बढ़ता है। और अभी जो क्वार्टर 3 गया है उसमें 4.4% की ग्रोथ रेट थी, और अभी जो जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम अभी जो चल रहा है, इसकी ग्रोथ रेट हमको और देखनी होगी। हो सकता है कि इसकी जो ग्रोथ रेट है ये भी हमको 4.2% के आसपास मिले, और ऑन एन एवरेज जो टोटल ग्रोथ रेट है साल की, वो अभी भी बताया जा रहा है कि 7% के आसपास चली जाएगी। ये अनुमान है, ये आंकड़ा सही है या नहीं है ये हमको पता लग जाएगा मार्च महीने के अंत में, अप्रैल में इसके बारे में हमको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। तो राजन साहब यही कह रहे हैं यहाँ पर कि देखो जो 3 महीने का डेटा होता है ग्रोथ का, उसमें तो ऑलरेडी हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बहुत ज़रा पास आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो साल का ग्रोथ रेट होता है जो अभी भी 6-7% के आसपास है, ये भी 4% के आसपास ना पहुंच जाए। और राजन साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए इसको लेकर 2 व्यू पॉइंट हो सकते हैं। कई लोग हैं जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, कई लोग हैं जो काफ़ी नेगेटिव इस पे व्यू रख के चल रहे हैं। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो कहेंगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, टैक्स इंडिया की सरकार और इकट्ठा कर रही है, ग्रोथ होगी बिल्कुल फ्यूचर में, सरकार ग्रोथ खुद कर सकती है अपनी इन्वेस्टमेंट से। मगर प्रॉब्लम देखो ये है कि भारत सरकार अपना जितना मर्जी पैसा लगा ले, जो ग्लोबल ट्रेंड है ना ये डाउन चल रहा है। ग्लोबली ग्रोथ कम होती जा रही है। चाइना जैसे बड़े अग्रेसिव कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टारगेट लेकर आगे बढ़ते थे,
ये खुद कई दशकों में लोएस्ट जीडीपी का टारगेट लेकर अपना साल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में देखिए थोड़ा बहुत डर तो आता है कि भारत भी वापस वो 1980 के ज़माने के ग्रोथ रेट की तरफ ना बढ़ जाए ना। अब ये होता है या नहीं होता ये हमको देखना होगा। मार्च महीना जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जैसे ये महीना ख़त्म होता है ना, उसके बाद जो आंकड़े आएंगे उससे पता लग जाएगा कि आने वाले 1-2 साल में भारत किस दिशा में जा रहा है और अगर हमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि वो वैन थुओंग, ये जो नाम है ये न्यूज़ में है, ये हाल ही में किस कंट्री के बने हैं प्रेसिडेंट? सही उत्तर यहाँ पे है भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क वियतनाम। यहाँ पे आप देख पाओगे वियतनाम पार्लियामेंट इलेक्ट्स वो वन एज न्यू स्टेट प्रेसिडेंट। और हाँ फाइनली मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। हेल्प इस इशू को लेकर चाहिए कि काफ़ी बार देखिए मैं टॉपिक किस पर बनाऊं किस पर ना बनाऊं मैं डिसाइड नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप ज्वाइन कर पाओगे प्रशांत धवन सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन दोनों पे लिंक काम करेगा। और यहाँ पे देखिए इस टेलीग्राम चैनल पर ना मेरी सारी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और काफ़ी बार मैं आपसे यहाँ पर पूछ भी पाऊँगा कि ये टॉपिक्स हैं, इनमें से किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वापस दिन में 3 वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए आपके ओपिनियन से मुझे सहायता मिलेगी चूज़ करने में कि किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड हेल्प वर्ल्ड अफेयर्स टू ग्रो मोर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ये वीडियो खत्म हो गई और भाई शुरुआत में जब टाइटल पढ़ा तो मैंने कहा भाई ये साल ये कौन सी चीज जो है ये कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई। ग्रोथ रेट तो ये मेरे तो पॉपुलेशन के ऊपर हाँ मेरा भी ना कुछ ऐसा ही मन में गया कि भाई ऐसा तो ये ग्रोथ रेट जो हुई है इस दफा कम, शायद मैं कहता हूँ जो अडानी जी के जो शेयर गिरे हैं शायद उसकी वजह से भी कुछ थोड़ा, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस हो इतना बड़ा ये ना तारक जब 3 महीनों का होगा ना असल तो वही ना मुकम्मल तो सालाना पर ही है। ये तो पिछले कुछ 2-3 महीनों हाँ, से उसकी वजह हो सकती है भाई, बिल्कुल वो भी है। और भी ये भी है कि चीजें महंगी भी बढ़ी हुई हैं भाई साहब, साफ पता जाहिर है चीजें महंगी है, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े तो उसका भी उससे भाई बड़ा फर्क पड़ता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये जो ये भी चीजें होता है ना, जिस तरह सर बोल रहे थे कि चीजें बहुत सारी चीजें जो बनाई जाती हैं एक्सपोर्ट करने में बेचने में उसको टाइम लगता है तो कई वजूहत हैं भाई। लेकिन 4% भी अगर क्वार्टर की बात करें तो मैंने एक देखी थी ना, लेकिन वो जो लत लग जाती है ना नशे की आगे बढ़ने की, एक वीडियो देखी थी जिसमें क्वार्टर में 7 के 8% ग्रो हो रहा था। तो कुछ क्वार्टर में तो वो भी तो आएगा ना। IMF की पेज की उसने बोल दिया 6 पॉइंट। हाँ तो ये वो नहीं, मैं तो कहता हूँ हो ही जाएगा क्योंकि इंडिया के जो जितने स्टार्टअप यार इतना भी शुगर करे बढ़ रही है, कंट्री तो है था जो डेवलप कंट्री उनकी नहीं बढ़ वो माइनस में जा रही है। चाइना की हालत देख लो क्या है, पाकिस्तान की हालत देख। अच्छा एक और बात, पाकिस्तान के इमरान खान जो बोलता था ये 3-4% बोलता था, वर्ल्ड बैंक और बोलता था और पाकिस्तान का बैंक और बोलता था। सही। तो ये पाकिस्तान में तो वैसे इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर वो अजीबोगरीब ही खिचड़ी पक जाती है और हमें कौन से आंकड़े आ जाते पता नहीं लगता कि भाई साहब सही जो है वो ग्रोथ रेट है क्या जी। तो लेकिन इंडिया का ये बात है कि भाई नहीं अगर कम हो रही है तो टेंशन नहीं लेंगे, नहीं इसको सीरियस नहीं समझेंगे तो पूरा हाल खराब हो सकता है। कम हो रही तो थोड़ा सा भाई मेहनत करेंगे वो भी उठ ही जाएगी। हाँ
और जिस तरह भाई आज देख लें कि इंडिया जो है वो मेरे को 5वें नंबर के हैं, चौथे पर पांचवें पर इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो वो एक जो जिस तरह का होता है ना, वाकई जिसने यूसुफ बोल रहा था कि एक नशा चढ़ जाता है ना वो जीतने का, आगे बढ़ने का एक जो वो लगन। IMF ने भी बोला था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट होगा वो इंडिया का ही होगा जी। और भाई उभरता हुआ कंट्री है, ये चीज तो मिलेगी यहाँ से। हर सेक्टर में काम चल रहा है, क्योंकि एक देख लें कि अब तो डिफेंस में भी इंडिया कूद पड़ा है। सही बात डिफेंस में चीजें जो है कितने जो हथियार बनाए जा रहे हैं, गाड़ियां बनाई जा रही हैं जी। बहुत ज्यादा चीजें बनाई। अब तो सबमरीन और दूसरे जो फाइटर जेट वो भी इधर ही बनेंगे। फायदा तो है लेकिन ये लंबा एक्सपोर्ट भी तो कर रहा है, वक्त लगेगा, वक्त दरकार है। जो भी मंसूबे शुरू होते हैं उसमें भाई वक्त लगेगा। ऐसा तो नहीं कि झटपट वो बन जाएगा। हाँ, रातों रात सारा कुछ हो नहीं लेकिन सकता। जिस तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उससे आने वाले जो है ना, हाँ वो सुनहरी साल होने वाले। सही बात है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़ी होती है। जो भी नया साल आएगा ना वो सुनहरी साल होगा, वो सुनहरी साल। वो लंबे अरसे के लिए जो होती है वो तो भाई वो कहता है ना, खर्चा करके सो जाओ एक दफा जी। इंतजार, लंबा इंतजार। तो यार मैं सोच रहा था कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये कितने डॉलर जो है बिलियन डॉलर लगा देते हैं और वो कारोबार मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही लगा देते हैं। और वो कारोबार कब चलेगा, कब भाई साहब वो जब भी चलेगा, हाँ, उस जब के इंतजार में वो रहते हैं कि जब भी ये चलेगा हमारा जो हिस्सा है वो हमें मिल ही जाना है। अब ये मैं देख रहा था ना कि ये जो हमारा चलो सी पैक हमारे पास तो सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट था यही बन रह के आ जाता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो भी रह गया, वो चल रहा है ना, खत्म हो रहा है ना। बह चुका है, पैसे कर्जा भी चढ़ गया और उससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा। और भाई साहब जिन्होंने जो वो बना रहे वो फायदा वो अपने फायदे के लिए बना रहे। पाकिस्तान थोड़ी कि पाकिस्तान बनाता क्या है, चलो फिर भी एक्सपोर्ट करने अपना मौसम साहब फायदा तो हाँ ये है कि उस रास्ते से पाकिस्तान के अंदर जो तो इंपोर्ट करते हैं वो आएगी, ये फायदा है। इंडिया नहीं बहुत से फायदे होने थे, बिल्कुल ऐसी बात जो रॉ नहीं है। मटेरियल इंडिया जो ज्यादातर रॉ मटेरियल जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, खास करके स्टील जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में रॉ मटेरियल जो है वो स्टील का जो कारोबार है वो इंडियन का है, वो प्राइवेट बिजनेस में। हाँ गंदम नहीं वो बेचते, चावल नहीं बेचते, और वो तो चलो छोटी मिकदार चीज है, एग्रीकल्चर कंट्री है। दूसरी ये चीजें वो ज्यादा है ना, ज्यादा महंगी क्या चीज होती है, गाड़ियां कर सकते हैं। IT की चीजें जो रिलेटेड ये चीजें महंगी होती है, कुछ चिप्पे वगैरह होगी, ये चीजें महंगी होती है। चिप्पो में तो अभी वो ताइवान ही है आगे। हाँ चिप्पो में तो इंडिया इतना आगे नहीं। लेकिन वो डिमांड तो नहीं ना पूरे वर्ल्ड की कर रहे भाई साहब, ये भी तो कोशिश कर रहे हैं। IIT जिस कोशिश तरह तो हर की मुल्क करेगा। अच्छी पॉलिसी देख लेंगे पाकिस्तान भी भाई IIT के रिलेटेड जो है ना वो प्रोडक्ट नहीं वो कर रहा है भाई साहब। अब तो हर कोई भाई अपने हाथ पांव मारता है तो इसका लग जाए। बात ये मेन टॉपिक ये था कि जब नेहरू जी का दौर था, साफ जरा भाई साहब वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वो जो दौर था साफ जरा कि एक कंपनी आके वो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर जाती है, वो डर तो था। बहुत मुश्किलात का सामना उन्हें भाई। आज जो तरक्की की बेशक वजह है ना उनके असूल ही है, वो उनकी दी हुई कुर्बानी है। वो ऐसे ना यूसुफ के वो आने वाली कंपनियों को ना इतना ज्यादा नहीं अंदर आने देते थे, डर जो बन गया कि वो था। भाई इतनी क्योंकि उस आजादी मिल जाती, उस वक्त इतने स्ट्रांग भी तो नहीं। हाँ ये आज स्ट्रांग है भाई, आज दुनिया से लड़ सकते हैं। जब से बंदा वो मेरे ख्याल में मनमोहन सिंह आए थे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाँ। उनके आने तब से पहिया तेज हुआ, बूस्ट मिला है भाई साहब। उस दौर में IMF के पास भी गए थे कर्जा लेने के लिए, लेकिन फिर देख लो यार देखो जंगे इकोनॉमिस्ट अच्छे थे मनमोहन सिंह, अंग्रेज खोखला करके गए थे ना, बिल्कुल नचोड़ के गए थे। बिल्कुल तो उठना भाई कोई इतना खाला जी का भाड़ा तो था नहीं, और ऊपर से इतनी पब्लिक। हाँ पॉपुलेशन देखो। और उस वक्त हरामजादों ने पब्लिक का खून भी निचोड़ लिया था, पता है कितनी मेहनत इतना अनाज इधर से बैर लगे था ना, इधर भूख कैद बढ़ गया था, कैद से लोग मर रहे ये थे। देख लो कह रहे थे तो बहुत बड़ी बहादुरी की बात थी भाई। फिर स्टैंड उस लेना। दौर में भी देख रहे फिर भी 4% ग्रोथ कम नहीं, पाकिस्तान के लिए तो 4% बहुत है। वैसे इंडिया सॉरी चाइना के लिए या अमेरिका के लिए 4% भी हो ना तो भाई बहुत ज्यादा पैसे बन जाते, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है जी। हाँ, उस हिसाब उनकी 21-22 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 25 ट्रिलियन है अमेरिका में
अमेरिका की, 25-17 इनकी, 17-18 चाइना की है। तो जितनी बड़ी इकॉनमी उनकी 4% भी हो तो भाई साहब वो भी ट्रिलियन बूस्ट में उस होगी। हिसाब से ही उसको मिलेगा, वो भी तो ट्रिलियन में होगी। साफ जाहिर है। बड़ा फर्क भैया है। तो ये लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अगर 10% भी हो तो कितनी होगी, 300 बिलियन की अगर हो तो वो 30 मिलियन। भाई साहब मजाक अच्छा कर लेते हैं। वो सही बात है। नहीं वो हकीकत नहीं है। मैं एक अगर हो, आंकड़ा बता रहा हूँ कि अगर 10% भी हो तो वो 300 बिलियन की कितनी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। कोई वैल्यू तो जब 5 ट्रिलियन की 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 6 गुना बढ़ेगी 6%, तो वो भाई साहब वो बहुत कहाँ पाकिस्तान की की जाएगी? टोटल इकोनॉमी से तो से लीड में चले जाएंगे वो भाई साहब पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से कई गुना ज्यादा बढ़ जानी उनकी, बिल्कुल। वो इजाफा हो जाना मजीद। तो ये भी नीतियां थी उनकी कि भाई हमने बाहर की कंपनियों को ऐसे आजादी से नहीं आने देना, वो डरे हुए थे भाई। तो उनका भी अपनी तरफ से देखा जाए उस दौर के हिसाब से तो मैं कहता हूँ वो सही थे। सही, बिल्कुल सही स्टेप थे। तो बाद में जब थोड़ा सा इंडिया जो है वो स्ट्रांग हो गया तो भाई उनको लगा कि हम अब हमें किसी अब दुनिया से लड़ सकते हैं, कोई हिम्मत ऐसे नहीं। ऐसे कब्जा नहीं उस वक्त तो पता है वो हमने देखी थी वीडियो कि जब सियाचिन के ऊपर वो मेरे ख्याल में कोई इस तरह की जंग हुई थी ना, तो उस वक्त जो है इंडियन आर्मी के पास पहनने के लिए जो ठंडी में होते ना बर्फबारी में कपड़े वो नहीं थे। सही। तो वो हालात थे, उसके बगैर ही आर्मी लड़ी थी इनकी। तो वो भी थे दौर जब जूते नहीं होते थे, आर्मियां फिर भी लड़ती रही। और आज देख लें भाई, वो वहां पर कैसे कैसे आज जो है इंडिया के पास जो है वो जी कौन दो सी एयरक्राफ्ट सहूलतें कैरियर हैं आर्मी को दी जाए, जो मैं कहता हूँ बड़े बड़े कंट्री नहीं रख पाते। इंडिया के पास 2 है, वो सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, उनके ऊपर जो फाइटर जेट होते हैं जी, बहुत से डिफेंस और सिस्टम भी। होता है, मिसाइल होता है, उसका पूरा सेट होता है। हाँ उसको सेव करने के लिए और भी होता है। हाँ उसकी सिक्योरिटी के लिए फिर और छोटे मोटे जो होते हैं वो कितने रखे हुए हैं। तो अब तो इंडिया तगड़ा है भाई साहब, जिस तरह की मर्जी पुलिसियां बनाए, आए जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिस तरह के मर्जी एग्रीमेंट साइन करें, कोई नो ये टेंशन। पुलिसियां ही होती है जो इकोनॉमी को बूस्ट देती हैं। जी। हमारे पास भाई ना वो सस्ती चीज बना पाते हैं, महंगी बनती चीज को बंदा लेते ही नहीं। अगर ये फ्री ट्रेड जो है ना स्पेशल जो दी रखी है यूरोप ने, वो अगर हटा दे तो भाई साहब अब फिर पाकिस्तान तो की चीजें तो खाते बिके ही खत्म ना। हो जाए। इतना वो ज्यादा टैक्स। अमेरिका की मरूने मिनट बेचकर बिक रही हैं। ऐसे ही। वरना जिस तरह के हमारे हर बार बंदा उठ जाता है इनसे ताल्लुकात खत्म कर दे इस्लामिक टच लेकर। सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगले अरसे में ये ऊपर उठेगी आपके हिसाब से या नहीं। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।